नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया थाना क्षेत्र के देवरापट्टी गांव में मंगलवार की रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 40 वर्षीय डाली गुप्ता पत्नी सदानंद के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मृतका के मायके पक्ष आकाश गुप्ता निवासी हैदरगंज जमुनियाबाद थाना कोतवाली जनपद अयोध्या ने पति सदानंद गुप्ता एवं अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की बहन शिल्पी गुप्ता तथा मां इंद्रावती ने बताया कि डाली की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व देवरापट्टी निवासी सदानंद गुप्ता से हुई थी। उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही डाली को प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मृतका की 15 वर्षीय पुत्री श्रेया गुप्ता ने बताया कि उसकी मां कुछ दिन पूर्व मायके गई थी और वहां से सकुशल वापस लौटी थी। घर लौटते समय माता पिता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। श्रेया के अनुसार वह पड़ोस में फ़ोन करने गई थी और करीब 15 मिनट बाद लौटने पर घर में अफरा तफरी का माहौल था। उसने बताया कि पहले उसे बताया गया कि उसकी माँ ने फांसी लगा ली है, जबकि बाद में कहा गया कि वह केवल बेहोश है। मायके पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष ने मामले को दबाने का प्रयास किया तथा मृतका की पुत्री का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया ताकि वह अपने ननिहाल पक्ष को सूचना न दे सके। हालांकि किसी अन्य फ़ोन से उसने अपने मामा आकाश गुप्ता को घटना की जानकारी दी। मृतका के भाई आकाश गुप्ता ने बताया कि उन्हें रात लगभग 8:30 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे अयोध्या देवरापट्टी के लिए रवाना हुए। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि मृतका केवल बेहोश थी तो उसे तत्काल अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। आकाश गुप्ता ने अतरौलिया थाने में लिखित तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन 21 जून को ससुराल आई थी तथा 23 जून की रात उनके भतीजे अमन ने फ़ोन कर उसकी मौत की सूचना दी। मृतका अपने पीछे 17 वर्षीय पुत्र प्रियांशु और 15 वर्षीय पुत्री श्रेया को छोड़ गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आकाश गुप्ता। कहाँ घर है? हमारा घर अयोध्या हैदरगंज में घर है, थाना कोतवाली नगर। हमको शाम को ये सूचना पहले मिली कि जो है हमारी बहन मतलब इनके भांजे के भतीजा जो था अमन नाम का, वो उसने सूचना दी कि जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है चाची लड़ाई कर रही है। फिर जो हमारे जो बहनोई हैं उन्होंने फ़ोन किया कि जो है क्या नाम है देख लो आकाश लड़ाई कर रही हैं, कुछ पता नहीं क्या है। तो फिर उसी के 5 मिनट बाद हमारी भांजी का फ़ोन आया कि मामा जो है मम्मी से कुछ बहुत ज़्यादा बहसी हो रही है पापा के साथ। फिर हमने कहा बेटा अच्छा ठीक है उन मम्मी को फ़ोन दो। तो उसने कहा ठीक है मामा हम दूसरे घर पर हैं, हम जाते हैं फ़ोन देते हैं। फिर मुश्किल से 3 से 4 मिनट बीता होगा कि फ़ोन आया कि मामा मम्मी जो है फांसी लगा ली हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसके फिर भतीजे का फ़ोन आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी दिल की धड़कन चल रही है, हम जा रहे हैं लेकर के अस्पताल। और ये लोग अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आदमी अपने बाइक पर लेकर भागता है, गांव का क्षेत्र है बाइक पर लेकर भागता है। ये लोग जो है क्या ना एम्बुलेंस का इंतज़ार क्यों कर रहे थे। कल लगभग कितने बजे की घटना है? कल हमको जो सूचना मिली वो करीब 8:30 से 9 के बीच में मिली। हम वहाँ से जैसे हमें सूचना मिली कि हाँ थोड़ी बहुत बहसी हो रही है, हम वहाँ से तुरंत निकले उसके लड़के को ले करके कि देखिए क्या बात है। फिर रास्ते में जब तक माया बाज़ार हम पहुँचे तो ये सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गए। कहीं ये लोग कुछ ना कुछ इसमें मामला है कि जिससे हमारी बहन की डेथ हुई है। नहीं तो वो ऐसी महिला नहीं थी कि वो अपने मन से आत्महत्या कर ले या कोई किसी दबाव में वो रहे।
इनके कितने बच्चे हैं? इनकी ये जहाँ पर ये शादी हुई है वो दूसरी शादी हुई है। इनके पहले हस्बैंड से 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई है 2014-15 में। कितने दिन पहले शादी हुई थी यहाँ पे? यहाँ पर करीब 10 साल हो गया। 10 साल जी, 2014-15 में जो है इनकी जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने जो वहाँ पर क्या नाम है इंदयपुर में इनका घर था। तो हमारे पिताजी तब स्वयं जिंदा थे, हम काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने देवकाली पर इनको घर वगैरह दिला दिया कि जैसे दिक्कत ना हो, परिवार अपना अपने पास रहे। क्या पहले भी कभी विवाद होता था? विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये करीब चल तो रहा है धीरे से, सुलूक तो करीब 4-5 साल से चल रहा है। लेकिन इधर 2 सालों से ये इतना कर्जा लेकर के वहाँ से भागे हैं कि जैसे वहाँ पर आए दिन कभी कोई लेनदार कभी कोई लेनदार आता रहता है हमेशा। ये कई लोगों से कर्जा वर्जा लेकर के वहाँ से हमेशा गायब रहते हैं। हर समय फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, हर समय कुछ ना कुछ करना, ऐसे ही इनका चलता रहता है। 2-3 बार इनकी हमारे देवकाली नगर में भी इनकी रिपोर्ट हमने सूचना दी हुई है, तो इनको डांटा गया, फटकारा गया। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई किया, मतलब डांटा फटकारा, फिर उसके बाद ये आए, फिर धीरे से फिर 2 दिन बाद वही हरकत करे। हर महीना इनका यही ड्रामा चल रहा था। क्या लग रहा कि बहन की मृत्यु? हमें बिल्कुल जहाँ तक यकीन है कि हाँ कुछ ना कुछ हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। क्या मांग है आप लोगों की? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और जितने भी दोषी हैं सबको जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रावती है। इंद्रावती, कहाँ घर है आपका? हमारा घर फैजाबाद है जी। क्या हुआ है आज? क्या आपकी बेटी को क्या हुआ बताइए। हम लोग क्या जाने क्या हुआ, ये लोग हमें खबर भी नहीं दे रहे थे। ये तो इनकी लड़की थी कि दूसरे के फ़ोन की, तब हम लोग भाग के आए। क्या आपकी बेटी का नाम था आपके? डाली गुप्ता। डाली। कब शादी हुई थी इनकी? अरे इनकी शादी यहाँ 10 साल हो गया भैया। 10 साल ना 10 साल। क्या लगता है आपको? क्या है आपको बताइए। भैया उसका मर्डर किया गया भैया, तुम्हें मालूम? कौन मारा? किसको शक है आपको? उसका आदमी मारेगा, उसका आदमी मारे भैया। उसका आदमी क्या नाम है उनका? सदानंद। सदानंद जी। तो अभी क्या करना है? आप क्या चाह रही हैं? क्या इसको सजा हो जी। दोस्त की शादी में शामिल होने निकला गोरखपुर का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी बाइक पहले अतरौला क्षेत्र की गदनपुर तिराहे स्थित टोल प्लाजा के पास लावारिस हालत में मिली और अगले दिन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे उसका शव बरामद हुआ। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से तहरीर देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर जिले के बाघागाढ़ा टोला जीतपुर थाना गीड़ा निवासी 26 वर्षीय जयसिंह निषाद पुत्र मृधारी निषाद सोमवार शाम करीब 6 बजे दोस्त की शादी में से शामिल होने के लिए गोरखपुर अपनी स्प्लेंडर बाइक से घर से निकला था। मंगलवार सुबह भाई के फ़ोन करने पर उसने बताया कि वह रास्ते में है और जल्द घर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया और उससे संपर्क नहीं हो सका। मृतक के भाई ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि जयसिंह की बाइक अतरौलिया टोल प्लाजा के गदनपुर के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली है। बाइक में चाबी भी लगी हुई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बाइक की पहचान की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और परिजनों ने देर रात तक तलाश की मगर सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर संख्या 60 गदनपुर के पास जयसिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई। शव की पहचान जय सिंह निषाद के रूप में हुई। मृतक के भाई दुर्गेश और प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि यह सड़क दुर्घटना का मामला नहीं हो सकता। उनका कहना है कि यदि हादसा हुआ होता तो बाइक और शव एक ही स्थान पर मिलते। बाइक का एक दिन पहले मिलना और शव का दूसरे दिन स्थान पर बरामद होना हत्या की ओर इशारा करता है। उन्होंने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। जयसिंह पेशे से बढ़ई था और परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था। उसके पिता ऑटो चालक हैं। वह 3 भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर पर था। अभी शादी नहीं हुई थी। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। भी आपका? धर्मवीर। पिता का नाम? मिर्धारी। कहाँ के निवासी है? बाघागाड़ा, गोरखपुर बाघागाड़ा। थाना कौन सा? गीड़ा। क्या है, क्या मामला हुआ था? किस मामला ये है सर कि वो शाम को 7 बजे निकले, बोल रहे हैं कि जा रहे हैं हमारे भाई जो हैं, क्या नाम? जिनका नाम था जय सिंह। अच्छा।
वो शाम को 7 बजे निकले, बोल रहे हैं जा रहे हैं दोस्त की शादी है और हम कल आएंगे सुबह में। तो बोला गया ठीक है। सुबह में जब 10 बजे फ़ोन किया गया उनको तो बोले कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। उसके बाद वो वेट करते करते लमसम दोपहर हो गया, नहीं आए। तो दोपहर में फ़ोन भी लगाया गया। पहले पुलिस का फ़ोन गया कि गाड़ी वहीं पे खड़ी थी अतरौलिया टोल प्लाजा के पास, जिसमें चाबी भी लगा हुआ था। कौन गाड़ी थी? स्प्लेंडर। तो वो सर बताएं कि मतलब ये गाड़ी किसकी है, हमारे भाई के नाम से थी, जो दूसरे वाले भाई हैं। तो उनके मोबाइल पे जब फ़ोन गया तो बोले हमारे नाम से है। तो बोले हैं कि गाड़ी यहाँ खड़ी है, कैसे आई है? तो बताएं कि हमारे भाई लेके गए थे। तो जब उनको बोला गया तो मतलब आके चेक कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आए अतरौलिया टोल प्लाजा के पास, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। टोल प्लाजा के पास आए थे? अतरौलिया जो टोल प्लाजा पड़ता है ना, गोरखपुर वाला कि आपका कौन सा टोल प्लाजा? नहीं ये आजमगढ़ वाला। गोरखपुर लेके स्पेस वाला? हाँ वही वाला। तो आए तो गाड़ी खड़ी थी और चाबी भी लगा हुआ था उसमें, लेकिन वहाँ पे बॉडी नहीं थी। तो गाड़ी कल ही की डेट में मिल गया। और हम लोग 12 बजे रात तक मतलब पता भी किया और पुलिस थाने में FIR दर्ज भी कराई। गुमशुदगी दर्ज कराई? जी। कहाँ मिली आपकी बॉडी? तो बॉडी कल उसी जगह मिला, लेकिन आज मिला है। आज मिला है? हाँ। तो कौन सबसे पहले देखा, कौन सूचना दिया आपको? सर पुलिस वाले दिए हैं। क्या लगता है आपको? सर हमको तो मर्डर लगता है। किसी से पुरानी दुश्मनी? अब दुश्मनी तो ऐसे नहीं बता सकते सर। मान लिए बॉडी एक दिन बाद मिली है, गाड़ी उसी दिन मिल गई, 2 दिन का अंतर हो जा रहा तो सीधे पता। इनसे किसी की दुश्मनी कोई ऐसा अभी कुछ पता नहीं चल पाया है सर। किसी के ऊपर कोई शक है अभी, उसका नंबर भी है और फोटो भी है। तो तहरीर दी आप थाने पे? थाने पे तहरीर दिया है। ये कितने, क्या इनकी शादी उदी हो गई थी कि अभी शादी नहीं हुआ है। क्या भाई बहन है? 3 भाई 1 बहन। ठीक है। ये क्या करते थे? एक कारपेंटर का काम करते हैं। ठीक। प्रदीप कुमार। कहाँ घर है? गोरखपुर हमीरपुर। क्या हुआ आप लोग यहाँ आए? वहाँ पर हम लोगों के पास सूचना पुलिस की और गाड़ी नंबर से पता चला कि किसका गाड़ी है। वहाँ पर तब सूचना थी कि यहाँ पर प्लाजा लगे आजमगढ़ गाड़ी मिला है। तो हम लोग वहाँ से घर से आए हैं। किनकी गाड़ी मिली, उनका क्या नाम था? और जय सिंह का। क्या उम्र रही होगी? उनकी उम्र थी 28 साल है। क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग आए, पुलिस जांच की। जांच करने के बाद केवल हमको गाड़ी मिला, लेकिन लाश नहीं मिली है। उसके बाद 12 बजे तक खोजा गया, पुलिस आसपास की दूरी लेकर छानबीन की, लाश नहीं मिल पाया। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कहा जाइए कल सुबह आइए। कल आया गया, फिर लाश उसी कुछ दूर के आसपास लाश मिली। ये जाहिर होता उसकी हत्या की गई है। एक्सीडेंटल होता तो लाश और गाड़ी दोनों आसपास ही रहती। अच्छा, गाड़ी वहाँ पहले मिल गई थी, बॉडी आज मिली है? बॉडी 1 दिन बाद मिली है। किस जगह पे मिली है? और जहाँ पर वो गाड़ी मिली है बल्दो प्लाजा के पास आजमगढ़। कौन सी जगह है? जगह पता आप लोगों को? अतरौलिया बल्दो प्लाजा के पास है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे? हाँ उसी के किनारे? हाँ। क्या लग रहा पहले किसी से कोई विवाद हुआ था? अभी विवाद तो सर रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। हाँ। क्या किसी के ऊपर कोई शक है? अभी कोई शंका नहीं दर्शाया जा सकता है सर। कहाँ पे बारात कहाँ गए थे घर से बता? वो बता कर गए थे, वहाँ गए थे गोरखेपुर में और कजाकपुर है। फिर यहाँ अतरौलिया और यहाँ पर कैसे आए इस बात का हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है और हम लोग इसकी तहकीकात करेंगे और जांच कराएंगे। हाँ चलिए। खबर आजमगढ़ से, जहां लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद आजमगढ़ में भी निजी शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिले के जागरूक नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जनपद में संचालित सभी निजी कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों, विद्यालयों और डिजिटल लाइब्रेरियों की व्यापक सुरक्षा एवं गुणवत्ता जाँच कराने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गई है। शिकायती पत्र में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि आजमगढ़ में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान, अस्पताल और लाइब्रेरियां सक्रिय गलियों, बेसमेंट तथा बिना पर्याप्त वेंटिलेशन वाली इमारतों में संचालित हो रही हैं। इनमें से कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों की जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में अभी मांग की गई है कि प्रशासन द्वारा विशेषकर अभियान चलाकर सभी संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अमर बहादुर यादव ने कहा कि विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि लखनऊ की घटना से सबक लेते हुए जनपद में सभी
भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके। ज्ञापन सौंपने के बाद नागरिकों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही जांच अभियान शुरू करेगा और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। क्या कुछ कहना है अमर बहादुर यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का सुनिए। आज डीएम कार्यालय पर हम आए थे और लखनऊ अलीगंज में जो कोचिंग संस्थाओं में अग्निकांड हुआ था उन संदर्भ में आजमगढ़ ज़िले में जो भी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, जो नियम के विपरीत जो कोचिंग संस्थाएं बिल्डिंगें हैं, जो मानक के अनुरूप विपरीत जो चल रही हैं, उनको लेकर मैं डीएम साहब के यहाँ आया था ज्ञापन देने और उनको सूचित करने की इतनी जो भी आजमगढ़ जनपद में महाविद्यालय, शिक्षक संस्थान, प्राइवेट कोचिंगें, निजी कोचिंगें जो हैं और तमाम लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, उन सभी की जांच हो। उनके जो मानक हैं, अगर उनके मानक के विपरीत वो चल रहे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो भी अग्निशमन यंत्र हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उनकी भी जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए। मैं डीएम साहब को आज पत्र देकर ये उनसे मांगी। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडली जिला चिकित्सालय में एक्सरे मशीन खराब होने का पोस्टर लगाए जाने के बाद मरीजों और तीमारदारों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आरोप है कि अस्पताल परिसर में बिना संबंधित चिकित्सकों की जानकारी के एक्सरे मशीन खराब होने की सूचना चस्पा कर मरीजों को बाहर से एक्सरे कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे अस्पताल में दलालों की सक्रियता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर जब जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल की एक्सरे सेवा पूरी तरह से संचालित है। उन्होंने बताया कि मुख्य एक्सरे मशीन का यूपीएस खराब होने के कारण तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन से लगातार जाँच की जा रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि खराब यूपीएस को बदलने के लिए नया उपकरण ऑर्डर कर दिया गया है, जो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तब तक अस्पताल में एक्सरे जांच प्रभावित नहीं होगी और मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अस्पताल परिसर में एक्सरे मशीन खराब होने की संबंधी कोई नोटिस लगाई गई है तो वह भ्रामक और गलत है। ऐसे नोटिस को तत्काल हटवाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा या भ्रम का सामना न करना पड़े। डॉक्टर वीपी सिंह ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और आवश्यकता पड़ने पर सीधे अस्पताल प्रशासन से जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर वीपी सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी का सुनिए। मैं डॉक्टर वीपी सिंह, DTU। सर, ये जो हॉस्पिटल में आपको जो मशीन लगी है, जो टीबी मरीज है उनके एक्सरे के लिए, हाँ, तो वहाँ पे एक मशीन खराब है क्या? उस पर वहाँ पे पोस्टर, वहाँ पे अभी यूपीएस उसका एक मशीन का जो हमारी है डिजिटल वाली वो खराब है। उसका यूपीएस जो है ऑर्डर हो चुका है, वो शीघ्र ही लग जाएगा। तब तक उसकी जगह एक्सरे जो है हमारे हैंड एक्सरे मशीन जो है उससे एक्सरे किए जा रहे हैं। एक्सरे किए जा रहे हैं सर, तो वहाँ पे लगा है मशीन खराब है, एक्सरे बंद है। तो ऐसा शिकायत मुझे आपसे मिली, कोई मरीज ने नहीं बताया, क्योंकि मरीज तो जो एक्सरे करा रहे हैं वो मोबाइल पे लेके आते हैं। जाहिर सी बात है सर, अगर ऐसी नोटिस कहीं चस्पा रहेगी तो मरीज देख के बहुत से ऐसे होंगे जो बाहर का रुख करेंगे। अब ये आपने मेरी नॉलेज में डाला है, मैं इसके बारे में पता करूँगा एक्सरे टेक्नीशियन से। उसमें लिखा है आपके यहाँ से क्षय रोग अधिकारी। अब मेरे सिग्नेचर तो नहीं होंगे, उन्होंने लिख दिया होगा उसके ऊपर, तो कुछ कार्रवाई भी होगी सर इस पर? बिल्कुल, उनसे एक्सरे टेक्नीशियन जवाब मांगा जाएगा कि जब आप उसमें कर रहे हैं, हैंड एक्सरे मशीन से एक्सरे कर रहे हैं, तो आपने क्यों उस पर ऐसा लिख दिया है कि अभी एक्सरे मशीन खराब है। खबर आजमगढ़ से, जहाँ GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष, गौरव एवं उपलब्धि का क्षण है कि विद्यालय के मेधावी छात्र समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव ने JEE एडवांस 2026 की परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करते हुए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक IIT मद्रास में प्रवेश सुनिश्चित किया है। इस उपलब्धि को और भी विशेष बनाता है यह तथ्य कि दोनों विद्यार्थियों ने बिना किसी बाहरी कोचिंग अथवा ट्यूशन के अपनी लगन, आत्मानुशासन,
सतत परिश्रम तथा विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता इस सत्य को पुनः स्थापित करती है कि समर्पण, दृढ़ संकल्प और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी लक्ष्य को साकार कर सकता है। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि समीर और सौरभ की सफलता विद्यालय की उस शैक्षिक संस्कृति की सार्थकता का प्रमाण है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करती है। यह उपलब्धि केवल 2 छात्रों की सफलता नहीं बल्कि संपूर्ण विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति है। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि आजमगढ़ और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को महानगरों की ओर पलायन किए बिना अपने ही शहर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ शैक्षणिक वातावरण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध हो। हम चाहते हैं कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और विद्यार्थी अपने परिवार के सानिध्य में रहकर ही बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकें। समीर और सौरभ की सफलता इस सोच की सार्थकता का प्रमाण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यदि विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो सफलता के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल उपलब्धियां अर्जित करना नहीं बल्कि ऐसी सोच विकसित करना है जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और जीवन की चुनौतियों के प्रति सजग बनाए। समीर और सौरभ की सफलता इसी उद्देश्य की सार्थक परिणति है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि समीर और सौरभ की उपलब्धि अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास की प्रेरक कहानी है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि संकल्प दृढ़ हो तो सफलता निश्चित है। पहले क्या कुछ कहना है दीपाली भुस्कुटे प्रधानाचार्य का, सुनिए। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे 2 बच्चे अव्वल दर्जे से 12वीं भी पास हुए हैं और इनकी एडमिशन IIT मद्रास में हो गई। डेटा साइंसेस का कोर्स करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते एब्सेंट ना होकर स्कूल के टीचर्स के साथ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। ये GD ग्लोबल के लिए फख्र की बात है। बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि ये जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चल गया है कि डमी स्कूलिंग, घर में बैठ के प्रिपरेशन करना या 1 साल का गैप लेना, नहीं। अगर आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ करें, रोज स्कूल में आए, अपने अध्यापकों से अपनी डाउट क्लियरिंग करें, लगन से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग ना भागे, लेकिन अपने मंजिल को एकदम क्लियर रखें कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डेफिनेटली आपका स्कूल के शिक्षकों के से डिस्कस करके आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश रहेगा? अभिभावकों को भी एनकरेज, जनरली देखा जाता है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो अभिभावक भी इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अभिभावकों ने ये बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे रोज स्कूल आए, एक दिन भी मिस ना हो। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डिसिप्लिन होगा, बच्चा रोज आएगा, स्कूल रोज आएगा, तो डेफिनेटली बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जहाँ बच्चा ज्यादा रेगुलर रहता है वो बच्चा अच्छा करता है क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है। तो अभिभावकों ने जरूर ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। स्पेशली बोर्ड के बच्चों के जो अभिभावक हैं वो एक चीज जरूर ध्यान दें कि शादी, पार्टी, ये सब में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को तपस्या समझ के वो जो अपना साल है, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, 10वीं, 11वीं और 12वीं, कोई भी सोशल फंक्शन में उतना ज्यादा इन्वॉल्व बच्चों को ना करें जहां तक हो सके।
और स्कूल का इम्पोर्टेंस हर अभिभावक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डमी स्कूलिंग है इससे कुछ नहीं हासिल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों को 10th में बच्चे को 95% 96% मिला। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि सारे अभिभावक क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, वो घर में बैठ के पढ़ाई कर लेगा, लेकिन स्कूल की अपनी एक महत्ता है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्कूल के इम्पोर्टेंस और स्पेशली टीचर, अध्यापक गुरु है, इस चीज को अगर समझ जाए, बच्चों को समझाए, तो उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। स्कूल अन्य तैयारियों के लिए अलग अलग क्लासेस चलाता है। हाँ, अभी हम लोगों ने फिजिक्स वाला भी तैयार किया है। फिजिक्स वाले के साथ हम लोगों ने स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उम्मीद है कि अगले साल बहुत अच्छा रिजल्ट है। वहीं अपनी सफलता पर समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि यह उपलब्धि हमारे माता पिता के विश्वास, शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रेरणादायी वातावरण का परिणाम है। हमने नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास को अपनी सफलता का आधार बनाया। हम अपने विद्यालय परिवार के प्रति हृदय आभार व्यक्त करते हैं तथा आने वाले विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो सफलता अवश्य मिलती है। विद्यालय परिवार ने दोनों विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव की यह सफलता विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तथा उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश देगी। इस अवसर पर विद्यालय के सीनियर कोऑर्डिनेटर जी.के. त्रिपाठी, सुमन यादव सहित समस्त पीजीटी शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। पहले क्या कुछ कहना है समीर श्रीवास्तव सफल छात्र और उसके बाद सौरभ यादव सफल छात्र का सुनिए। किस स्कूल में पढ़ते हैं और मैं समीर श्रीवास्तव जीडी ग्लोबल स्कूल में क्लास 12th मैंने कंप्लीट की है और हमारा एडमिशन आईआईटी मद्रास डेटा साइंस एप्लीकेशन में हुआ है और स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टीचर्स का, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस सफलता के पीछे आपकी कैसे तैयारियां रही, जो है मतलब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो मिल सकता है कुछ भी, कोई ऐसा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। किस तरह पढ़ाई, किस तरह तैयारी की आपने, क्या आपका सिलेक्शन आगे भी है या स्कूल द्वारा भी? मतलब कि स्कूल के साथ साथ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है सिर्फ, और टीचर्स के साथ डाउट क्लियरेंस और सब कुछ मेंटेन रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल ने आपकी सफलता के में किस प्रकार की योगदान दिया है? अलग से क्लासेस चलाता था स्कूल? अलग से क्लासेस तो अब स्टार्ट हुई है, जब हम लोग जब पास आउट हुए, और पहले मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टीचर्स में बहुत मतलब कि बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि पीसीएम ही होता है मेन इसमें, तो वो लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा के क्लास में, जो कि मतलब कि जनरली नहीं होते हैं बोर्ड्स लेवल पे, वो भी करवाए हैं, तो उससे बहुत सपोर्ट हुआ। भविष्य में डाटा साइंस को के क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य है? डेटा साइंस मतलब कि अब इमर्जिंग ट्रेड है, तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? बस पढ़ाई करते रहो और कुछ नहीं करना है। और इसमें स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वो लोग जनरली अदर स्कूल्स में ये होता है कि आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप टीचर से कितना इंटरेक्ट करते हो और कितना उनसे सवाल जवाब करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को आपको समझाते हैं। और स्पेशली मैथ, फिजिक्स में तो काफ़ी कंटेंट मिलता है, स्पेशली मैथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का भी होता है कि आप एक प्रॉपर बेल मिलती है, पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, कि आप क्वेश्चन से इंटरेक्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक टीचर से। और इसमें स्कूल मैनेजमेंट में कर सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। और रही बात मेरी, तो मैं मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट अच्छे किए हैं, और मेरी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली, तो और भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और स्कूल का भी ये था कि मैं बहुत दूर से स्कूल आता हूँ, तो ये भी स्कूल कराता था कि आप कंसर्न भी होता था कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप स्कूल आइए, फिर मतलब प्रॉपर आइए और सीखिए और जाइए। और बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाले भी मदद किया और घर वाले भी करते ही रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली स्कूल्स में जितना होता है, फिर घर पे जाके स्कूल जिस दिन है तो 4 to 5 आवर्स की, मतलब अब स्कूल का ही काम हो जाता है, तो उसमें ही इतना कंटेंट हो जाता है। और उसके बाद भी
आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स की स्टडी पर डे करनी पड़ती है और नॉन स्कूल डे में ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स करनी पड़ती है। नहीं, स्पेशली कोचिंग नहीं, आप बुक मटेरियल्स मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि स्पेशली बुक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे जनरली क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में आप चीज़ें सीख तो पाते हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से बुक्स उठाते थे और स्कूल्स में आके क्वेश्चन पूछते थे तो चीज़ें सब सही होती थी। और मैंने मैथ और स्पेशली फिजिक्स में किया है और स्कूल के टीचर्स भी वैसे कंटेंट देते थे ताकि इंटरेस्ट और बना रहता था। और केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक रही है लेकिन उसमें भी स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा और मेहनत की। नहीं, मैं विद्यालय को देना चाहूँगा। फादर्स को मैं गाइडेंस और मेरे पर ट्रस्ट रखने के लिए कि मैंने दोनों चीज़ जनरली लोग बोर्ड के साथ यही मैनेज नहीं करना चाहते हैं लेकिन स्कूल में उस चीज़ को वो किया और पेरेंट्स भी सपोर्ट दिखाए कि हाँ ठीक है चलो चांस देते हैं और मैंने उसको प्रूव किया है पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।